आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ काफिला और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मीर शबीर। इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास मेहमान आज के पॉडकास्ट में हैं, जो कि बाय प्रोफेशन एक राइटर भी हैं। तो इन्हीं की ज़बानी आज इनकी ज़िंदगी की कहानी सुनते हैं। और सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए हमारे आपका बहुत थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। तो मैम सबसे पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप और आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ से की? माय नेम इज़ डॉक्टर मीर आलिया एंड मैं बिलोंग करती हूँ सोपोर एरिया से। जी। सो पर्टिकुलरली मेरी जो बेसिक एजुकेशन हुई है अप टू ग्रेजुएशन दैट्स फ्रॉम कश्मीर ओनली। जी। और फर्दर मैं मास्टर्स के लिए आई हैव बीन टू LPU एंड आई परसूड माई मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम LPU itself. And then at the same time after completing this masters and I prefer to go for PhD. तो मैंने LPU में ही एंट्रेंस दे के क्वालिफाई करके एंड अप्लाइड फॉर PhD. So last year I have completed my PhD in the same field of mathematics and currently I am working as a lecturer in Government Degree College Sopor. जी। And more than that I also am very good fond of writing, reading. So I write for various newspapers like Greater Kashmir, Rising Kashmir and so. And further more than that I write about the literature. I write some poems I have published that are available on Notion Press, Amazon, Flipkart and so on. मैम अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, आपकी स्टडीज़ भी सोपोर से हुई जी, तो उस टाइम के हालात कैसे थे? जी 2011 में मेरा जो 10th है कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2012 में मैंने 11th ज्वाइन किया एंड आई प्रेफर टू टेक मेडिकल प्लस मैथमेटिक्स। तो ऑब्वियसली सबकी प्लस जैसे +2 तक हमारा सबका ये होता है कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कश्मीरीज़ हमारा रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे। एंड मेरे घर वाले भी ऐसे सोच रहे थे कि ये डॉक्टर बनेगी, मेडिकल लिया था प्लस मैथमेटिक्स। बट ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग द 11th एंड 12th ऑफ द टाइम्स, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया मैथमेटिक्स में एंड मैं ज़्यादातर मैथ्स को फोकस करने लगी और मैं अच्छा दिखने लगी उसमें, मैं अच्छा स्कोर करने लगी बेसिकली उसमें। सो दैट्स द रीज़न फिर मैंने फर्दर स्टडीज़ के लिए मैथमेटिक्स को एज मेजर सब्जेक्ट लिया। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैंने मैथ्स को, जैसे मैंने कहा कि मेजर सब्जेक्ट लिया, प्लस मैंने कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लिए सो दैट कि मेरा जो फोकस है वो मैथमेटिक्स पे मोर देन दैट रहे। जी। एंड अगर मैं बोलूँगी हालात की, जैसे आपने बात की, तो जैसे मेरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो ठीक था। जी। थर्ड ईयर जो था वो 2016 में था एंड उस टाइम पे वो थोड़े बहुत हालात यहाँ पर ख़राब रहे, जिसकी वजह से पूरा थर्ड ईयर हम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाए एंड जिसकी वजह से फिर सेल्फ स्टडी करनी पड़ी एंड माशाल्लाह से एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से क्वालिफाई कर पाई मैं। साथ में एक और सवाल है कि किस चीज़ ने आपको ज़्यादा शौक़ पैदा किया कि आप लिखने पे, जो आपके राइटर इस वक्त हमने सुना कि आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं, तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? जी सर, अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज़ मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं एंड बिकॉज़ ऐसा था कि जो बचपन से ही किसी इंसान के होता है, स्किल्स होते हैं, तो बचपन से ही मैं एक डायरी मेंटेन करती थी जिसमें मैं जर्नलिंग करती थी। बचपन से ही कोई भी इवेंट हो जाता था या डेली लाइफ में कोई भी कैजुअल सा इवेंट हो गया, कोई भी चीज़ें हो गई, मैं राइट डाउन करती थी एंड उससे क्या हुआ कि मेरी जो डायरी कंप्लीट हो गई, उसकी वजह से ही फिर मेरा रहा कि मैं जर्नलिंग करूँ। जर्नलिंग से ही फिर वो थोड़ा बहुत पोइट्री की तरफ गया, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती थी बहुत ज़्यादा। मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ रखी है और अभी भी मैं पढ़ती हूँ, तो उसकी वजह से मेरा जो माइंड था वो हमेशा से उसकी तरफ ही था। एक और सवाल रहेगा, आपने कहा लिखना, किस चीज़ पे आप ज़्यादा लिखती हैं और कौन? देखिए, मैंने कहा कि शुरू से ही मैं अपने बारे में लिखती थी। आई यूज़ टू मेंटेन अ डायरी, बट उसके बाद जो मेरा फोकस गया कि मैं न्यूज़पेपर्स के लिए लिखूं, वो इस तरह से था क्योंकि मैं ग्रेटर कश्मीर बचपन से ही हम लेते थे, हमारे घर में होता था कि ग्रेटर कश्मीर लेके फिर मैं उसके आर्टिकल्स जो एडिट पेज में आते हैं, ओपेड पेज में आते हैं, वो मैं पढ़ती थी। जी। जिसकी वजह से मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि लोग किस तरह की स्टोरीज़ लिखते हैं या किस तरह के आर्टिकल्स वो देते हैं अखबारों में या जैसे भी हैं। तो फिर अभी अगर मैं अखबारों की बात करूं तो आई मोस्टली राइट अबाउट द करंट सिचुएशंस जैसी भी होती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि बीच में कोविड की वजह से थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ हमारा सिस्टम, तो मैंने कोविड के बेस पे लिखा
जैसे भी हालात हो जाते हैं, अगर मैं बोलूँ कि जैसे अभी रिसेंटली जैसे हुआ लास्ट दिसंबर में मैथमेटिक्स डे होता है, जी जी। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे, उसकी बेस पे मैंने एक मैथमेटिक्स के लिए आर्टिकल लिखा, या कश्मीर में जो भी हालात रहते हैं या उसकी वजह से, या किस तरह से हम बीइंग मुस्लिम्स, मैं रिलीजन को लेके भी लिखती हूँ, मैं अपना जो करंटली सिचुएशंस जैसे होती है पॉलिटिकल, नॉट लाइक टोटली इंक्लाइन टू सम सिस्टम या टोटली इंक्लाइन टू सम ऑफ द आर्टिकल्स, ओवरऑल मैं कुछ भी लिखती हूँ। और मोर देन दैट अगर लिटरेचर की बात की जाए तो फिर मोस्टली दैट्स अबाउट माई हॉबी। मैं जैसा भी, अगर मैं कहीं बैठी हूँ, मेरे दिमाग में कोई चीज़ स्टक हो जाती है कि कोई भी सोशल इशू होता है, उसको लेके फिर एक कहानी बननी शुरू हो जाती है। जी जी। तो मोस्टली मैं ऐसा करती हूँ कि आई प्रेफर टू आई एम मोस्टली इंक्लाइन टूवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट थिंग। सो मैं मोस्टली यूजली मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा लिखती हूँ कि जिससे लेडीज़ इन्फ्लुएंस हो, गर्ल्स, यंग वुमेन जो लेडीज़ होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाए कि वो किस तरह से अपने आप को कैरी करें थ्रू आउट द लाइफ। मैम एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, एज अ प्रोफेसर, एज अ राइटर, आप इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करती हैं? देखिए, प्रोफेशन एक चीज़ होती है जिसको हम वी इंटेंड टू कीप इट विद आवरसेल्व्स, और जो कि हमारी बेसिक नीड होती है कि हम कुछ करें, बैठे ना रहें। और प्लस अगर मैं बोलूँ वो मेरा प्रोफेशन है कि मुझे शौक़ था, मैं अब अगर मैं मैथ्स पढ़ती हूँ, जिस टाइम पे मैंने मैथ्स लिया और मैंने सोचा कि मैथ्स पढ़ाऊँगी, उस टाइम पे बहुत कम जो गर्ल्स होती थी वो मैथमेटिक्स पढ़ती थी। अभी तो माशाल्लाह से बहुत सारी लड़कियां लेती हैं, पढ़ती हैं, आगे भी काम कर रही है। तो मैं बोलूँगी कि वो प्रोफेशन अलग होता है कि इंसान का वो होता है। अब अगर लिटरेचर की बात की जाए तो वो, जैसे मैंने कहा कि जर्नलिंग की वजह से वो मेरा प्लस हॉबी जैसा है। तो हर एक इंसान के एक प्रोफेशन के बाद एक पर्सनल लाइफ होती है। जी जी। प्रोफेशन लाइक आई वुड से कि वो, as I said कि we intend to keep our profession with us, but hobby जो होती है that keeps us alive। मैम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे आप एक प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, और साथ साथ में राइटर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं शायद गर्ल कुछ नहीं कर पाएगी, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? खासकर बहुत सारी गर्ल्स को डिमोटिवेट किया जाता है कि शायद हमारे घर में लड़की पैदा हुई, ये कुछ कर नहीं सकती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जब मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स का मेरा बहुत सपोर्ट रहा है। जी जी। मेरे फादर का बहुत सपोर्ट, मेरी मदर का बहुत सपोर्ट, या मैं बोलूँगी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो भी थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया है कि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा है। मेरे पेरेंट्स, दे नेवर थॉट कि शी इज़ अ गर्ल, सो दे नेवर इंटेंडेड कि ये मिस गश्नो जैसे। जी जी, एग्जैक्ट। कैन वी स्पीक इन कश्मीरी as well? sure, definitely. तो क्योंकि ये कश्मीरी है तो इमिस पस गरी रोजुन या इमिस पस गरिज कम करें, दे नेवर इंटेंडेड टू डू दैट। तो उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दे दी, और मुझे भी लगता है कि जब भी बेटी पैदा होती है उसको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, सो दैट शी कैन ऑल्सो डिस्कवर हरसेल्फ। ऐसा नहीं कि हम उसको यहीं से लिमिटेशंस दें, यहीं से हम उसके लिए बाउंड्री क्रिएट करें कि इसके बीच में आपको उड़ना है। नहीं, उसको एज आई वुड से कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे विंग्स दे दी, जिसकी वजह से मैंने उड़ना सीखा, एंड दे नेवर इंटेंडेड टू कीप मी इन अ हिडन रूम। मैम आपका लिखने का प्रोसेस कैसे रहता है? लिखने का प्रोसेस तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी सोशल इशू होता है, या लड़कियों के जैसे कोई भी लाइक लाइफ हैपन्स टू एवरीवन, एंड वी हैव अप्स एंड वी हैव डाउन्स। तो कभी अप्स के टाइम पे भी इंसान को, आई वुड से, क्योंकि सिंस आई एम मोस्टली इंक्लाइन टूवर्ड्स लिटरेचर, तो फिर जैसे अप्स होते हैं तो आई वुड मोस्टली प्रेफर टू ऑफर अ ग्रैटिट्यूड थ्रू माई लिटरेचर। और अगर कोई भी डाउन फेज होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि उससे मैं कुछ अच्छा हासिल कर लूँ, एंड वी लर्न सम लेसन्स, और मैं उसको इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे जैसी कोई भी लड़की होगी एंड शी इज़ इन द सेम सिचुएशन, सो हाउ वुड शी कैरी हर सेल्फ एंड हाउ वुड शी टेक हर सेल्फ आउट ऑफ दिस। तो साथ साथ में जो चीज़ें आज तक आपने लिखी हैं, जी, कुछ चीज़ें आप हमारे जो व्यूवर्स हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन तक आप पहुंचाएंगे? जी, मैंने लिखी है। मैंने माँ पे एक पोइट्री लिखी है, मॉम। वो पब्लिश हुई थी एक एंथ्रोपोलॉजी में, जो कि नोशन प्रेस, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह अवेलेबल है। उसमें मैंने वो लिखा था कि एक माँ क्या करती है। सिंस एवरीवन वी लुक एट आवर मदर्स एंड वी सी व्हाट शी डज फॉर अस। तो फिर उस चीज़ को मैंने इस तरह से पोर्ट्रे किया था कि हम कभी भी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते, एंड देन
मैंने थोड़ा कोशिश किया था कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे हमारे हालात ऐसे भी हैं कि कई लोग, बहुत सारे हमारे जो ओल्ड एज में पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, लोग उनकी खिदमत नहीं कर पाते, खिदमत एज इन कि वो उनकी केयर भी नहीं कर पाते, बेसिक उनको डिग्निटी फ्रीडम नहीं दे पाते। तो उस चीज़ को लेके मेरा था कि मैं अपने जैसे लिखूं, तो उस पे मैंने लिखा था। मैंने एक और लिखी थी, अ गेम चेंज्ड। उसके बारे में भी ये है कि एक लड़की जो कि डाउन फेज में चली जाती है, कैसे वो खुद को अपने ही बलबूते पे वो खुद को बाहर लेके आती है उस सब से। एंड इसी तरह से बहुत सारी है, आई फाउंड यू गॉड, ये करके भी मैंने एक लिखी थी, क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एंड ऑल। और फिर उस तरह से जब मैंने अपना रिलीजन के रिगार्डिंग में कुछ बुक्स पढ़ी, एंड देन बहुत सारी एक जो कहते हैं कि हम खुद को उसमें मोटिवेट तो नहीं, बट खुद को उसमें डिस्कवर कर लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। तो इस तरह से फिर हुआ था कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके मुझे ऐसा मिल गया था कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में गॉड की एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं। उसके बारे में भी मेरी पोइट्री है, जो कि ऑनलाइन मैगजीन्स में भी है, और जैसे मैंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजीज़ में आती है। तो I don't think I remember exactly those lines, but Yes. story line is this. मैम, बीइंग एज अ स्कॉलर और राइटर, इसमें कौन कौन से चैलेंज रहते हैं? एक राइटर या एज अ स्कॉलर कौन कौन से चैलेंज आपको आए, या कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं किसी भी शख्स को? देखिए, अगर आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे। ऑफ कोर्स आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, तो क्रिटिसिज्म को हैंडल करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको विद कॉन्फिडेंस एंड विद काम उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे प्रोफेशनल लेवल पे भी आ जाते हैं चैलेंज कभी। जैसे अगर मैं बोलूँगी ड्यूरिंग PhD जो भी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च पब्लिश करवाने की बात आती है, तो बहुत सारे जर्नल से रिजेक्शन भी मिलते हैं। तो उस चीज़ को पॉजिटिवली लेना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसिज्म आता है, उसको हैंडल करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट अगर आपको थोड़ा डिस्ट्रक्टिव वे में रिजेक्शन आ जाता है या कुछ भी, तो उसके लिए आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। जी जी। तो उस चीज़ में भी जैसे क्रिटिसिज्म आ जाता है या डाउन फेज आ जाता है रिसर्च के, वो तो प्रोफेशनल हो गया। अभी अगर लिटरेचर की बात की जाए, तो मैं बोलूँगी कि अभी आज के करंट जो हमारा ये है टाइम पे, बहुत सारे कश्मीर की यंग जनरेशन लिखने की तरफ बहुत इंक्लाइंड है जी। तो इसमें भी बहुत स्ट्रगल होता है कि बहुत सारी जगह पे अपना बेच दिया अपना आर्टिकल या अपना जो भी पोइट्री आपने लिखा है, फिर वहाँ से भी आपकी उसकी प्लैगरिज्म चेक हो जाती है कि कितना आपने नेचुरल लिखा है या कितना क्या कॉपी पेस्ट किया है, क्या कहीं से उठाया है या किसी की कॉपी है। तो वो सब चीज़ें भी इंसान को दिमाग में रखनी पड़ती है। तो वहाँ पर भी आप इधर की उधर नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी इंसान को बहुत मोहतात रहना पड़ता है उस चीज़ को लेकर के। जी जी। यहाँ पे आपने क्रिटिसिज्म की बात की, जी, क्या आपको कभी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा? कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि आपको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा? जी, ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी कि देखिए, मतलब जैसे मैंने बोला कि जो प्रोफेशनल मेरी लाइफ रही है उसमें क्रिटिसिज्म आ जाता है कभी। अगर मैं अपना एक बेसिक एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करती हूँ, आपने कहा कि एक एक्सपीरियंस, तो जब मेरा ग्रेजुएशन का टाइम था, जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन किया सोपोर डिग्री कॉलेज जहाँ मैं काम करती हूँ, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन भी की है। तो फर्स्ट ईयर में ही मेरा मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, प्लस मेरे आर्ट्स के जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स थे। तो फर्स्ट ईयर में ही जैसे रिज़ल्ट आ गया था एंड आई वाज द टॉपर ऑफ द कॉलेज, मैंने टॉप किया हुआ था। सेकेंड ईयर में भी सेम ऐसे ही रहा कि मैंने साइंस स्ट्रीम को टॉप किया था। तो थर्ड ईयर में क्या हुआ कि मैं मैथ्स में मैं अच्छी थी, सबको पता था, मेरे टीचर्स को पता था, जिन्होंने मेरे 11th-12th से मुझे पढ़ाया था, सबको पता था। तो फिर जो थर्ड ईयर में सिंस वो हालात थोड़े ख़राब हो गए थे, सेल्फ स्टडी करनी पड़ी थी, तो स्कोर थोड़ा डाउन हो गया था, बट मैंने अच्छा पेपर किया था। तो जैसे रिज़ल्ट आ गया, इट शोड मी अ रीअपीयर। तो जैसे मैंने रीअपीयर देखा, उस टाइम पे मैं थोड़ी नर्वस थी, डिमोटिवेट भी हो गई, नर्वस भी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पेपर तो किया है, मैं कॉन्फिडेंट थी, लेकिन फिर भी होता है इंसान को पता नहीं कैसे मेरा रीअपीयर हो गया। तो ऑब्वियसली तो फिर मेरे पापा का सपोर्ट, मेरे घर का सपोर्ट, वो मेरे साथ चले, यूनिवर्सिटी चले, एंड हमने
ये जो रीचेकिंग का फॉर्म भरा एंड ऑल, लेकिन फिर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी मेहनत करनी पड़ी उसको रीचेकिंग करवाने में। और फिर जब देखा गया तो इतनी मेहनत हमने की कि हमने मेरा जो आंसर बुक था वही निकलवाया वहाँ से। जी। जब हमने उसको देखा तो उसकी जो मार्किंग हुई थी जी। वो मार्किंग जो उसका चेक किया हुआ था, इवैल्यूएशन जो हुई थी वो हुई थी पेंसिल से। ओह माय गॉड। और जिसने किया था उसने मेरे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दिए थे, उसी ने रीअपेयर दिखाया था। जी। रीचेकिंग के बाद जब उन्होंने दोबारा चेक किया तो ऑब्वियसली फिर मेरा ठीक था, पेपर जितना लिखा था उतना आ गया था। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको पता है कि आप सही हो, अगर आप इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो मुझे लगता है आपको लड़ना चाहिए। अगर क्रिटिसिज्म भी आता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। There will always be people who want you to grow, and there will always be people who want you to go down. और सवाल रहेगा यहाँ पे, कोई ऐसा दिन आपकी लाइफ में रहा हो जब आपको लगा हो कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो? Of course, हर एक इंसान की लाइफ में होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। we are all humans and we have all the emotions. ऐसे भी दिन आते हैं, हमारे अपने कोई प्यारे होते हैं जो नहीं रहते या फिर जो छोड़ जाते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती है लाइफ में। तो ऑफ कोर्स सैड तो हर इंसान होता है, लेकिन सिंस मैं बोलूँगी कि मुझे लगता है, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ, अगर कोई सैड दिन होता है जो भी डीमोटिवेटिंग वाला दिन होता है, सिंस मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं तो दैट्स माई स्ट्रेंथ। मुझे लगता है मेरी बुक्स मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं पढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ और मैं उस चीज़ को अपने ऊपर यूज़ भी करती हूँ कि किस तरह से अपने आप को इंसान को ग्रो करवाना चाहिए। एग्जैक्ट। मैम एक और सवाल, कोई खुशी का दिन जब आपको ज़्यादा, क्योंकि गम के साथ इंसान की खुशियाँ भी आती हैं कि ऐसा नहीं है कि कुरान भी है, दीन भी कहता है कि अगर आप के लाइफ में बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन की भी उम्मीद हमें रखनी चाहिए। तो ऐसा कोई दिन जब आपको लगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइट हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं? जी, मैं ऐसा क्यों नहीं बोलूँगी। कोई ऐसा खास दिन होता है ना लाइफ का? बहुत सारे दिन होते हैं। देखिए, ऐसा आपकी लाइफ के आधी ज़िंदगी तो खुशियों में जाती है, आधी ज़िंदगी शायद हम सोच के गमों में गुजार देते हैं। जी। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि मैंने बहुत सारी खुशियाँ देखी हैं, उस चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सबसे रिसेंटली जो मैं बोलूँगी लास्ट ईयर की ही बात है, तो जब मेरा PhD का फाइनल वाइवा, जिस दिन मुझे डिग्री मिली थी, मैं सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं डॉक्टर बन गई थी उस दिन। मेरा सबसे अच्छा दिन था। एंड उसके बाद ही मैंने जैसे अप्लाई किया था कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, मेरा मतलब विद दैट ओनली मैंने मेरा एक यूनिवर्सिटी में भी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मैंने काम किया है, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। एंड मुझे लगता है वही दिन मेरे सबसे अच्छे दिन थे जब नई जॉब लगती है। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं डिग्री कॉलेज में भी काम कर रही हूँ, वो भी मेरे लिए एक अच्छा दिन था कि जिस दिन मैं वहाँ पर गई थी, मुझे ऐसे लगा था कि इन ही क्लासरूम्स में मैंने भी पढ़ा है और अभी मैं यहाँ पर एक टीचर बन के आई हूँ, तो ऑब्वियसली वो एक अलग फीलिंग होती है। मैम, आपकी जर्नी के बारे हमने सुना, सब कैसे आपने स्टार्ट किया, फिर कौन कौन से अप्स एंड डाउन्स रहे, कब खुशी मिली, इन सारी चीज़ों में आपके पेरेंट्स का कितना रोल रहा और उन्होंने कब कब आपको मोटिवेट किया? मैं बोलूँगी कि मैं जो भी हूँ, वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ देम। उन्होंने मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे मैंने कहा अभी कि मेरे घर वालों ने मुझे बेसिकली विंग्स दे दी थी, फ्रीडम तो दिया ही था, फिर अगर विंग्स ना हो तो क्या करें। उन्होंने मुझे विंग्स दे दी तो मैंने उड़ना मैंने सीख लिया। तो उन्होंने हर स्टेप पे मेरा साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ऐसा सोच सकती हूँ कि किसी स्टेज पे ऐसा भी हुआ हो कि उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया हो। हर स्टेज पे, जैसे मैंने कहा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका भरोसा कायम कर लिया। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी उनको काफ़ी जगह, मैं बोलूँगी कि कई एक दो बार मैंने शायद उनको प्राउड फील करवाया हो। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान, जो कि मिस डॉक्टर आलिया जी हैं, जिनका जो सोपो से बिलोंग करती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मज़ीद भी इसी तरह हम अपने ख़ास मेहमानों को अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे और उम्मीद करेंगे इनसे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और हमें भी मिलती है। मज़ीद आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ काफिला। इस वक्त मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग